हाँ, सो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ओके, अगेन हम नाइन्थ में जो एक्सेलरेशन पढ़ते वही एक्सेलरेशन है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नया ऐड हुआ है। तो जो हम नाइन्थ में फाइंड करते थे वो कौन सा था? एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी हम फाइंड करते थे वो एवरेज वेलोसिटी था, वैसे एक्सेलरेशन जो फाइंड करते थे वो कौन सा था? एवरेज एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड कितना है एक्सेलरेशन, तो वो इंस्टेंटेनियस है। सो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अगेन वही है बेसिक। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी भी जब मोशन कर रही होगी तो वेलोसिटी भी चेंज कर रही होगी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। ओके, एक्सेलरेट मतलब क्या? तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब पहले सपोज तुम्हारी स्पीड स्टार्टिंग में 0 थी, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब तुम्हारी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ऐसा नहीं है कि तुम कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो। अगर गाड़ी तुम भरूच से सूरत गए, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड कांस्टेंट रखी, कभी ब्रेक भी नहीं मारी और खाली है तो भगाया भी नहीं, कंटिन्यूअस 50 पे चला रहे हो, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहे थे। नहीं, तब एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। ओके, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वही चीज बता रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज तो होगी ही। हाँ बोलो सर, वेलोसिटी और स्पीड का एक वेलोसिटी स्पीड वही क्या है कि स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और दोनों का यूनिट तो सेम ही है। अगर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन और स्ट्रेट लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन और सिर्फ आगे ही जा रहे हो, वापस पीछे नहीं आ रहे हो, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही है, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वो भी दोनों एक ही है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और सिर्फ फॉरवर्ड ही जा रहे हो, बैकवर्ड नहीं जा रहे हो, या फिर सिर्फ बैकवर्ड ही जा रहे हो, फॉरवर्ड नहीं जा रहे हो, ओके, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, स्पीड वेलोसिटी भी सेम ही होगा। डन? सेम हो गया ना, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। हाँ, तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बोला ना स्ट्रेट लाइन में दो दो हो सकता है। जैसे ऐसे जा सकता है तो ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे वापस आएगा वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कब सेम होगा? जब स्ट्रेट लाइन में तो है लेकिन सिर्फ सीधे जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है, या फिर सिर्फ पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम, अदरवाइज विल नॉट बी सेम। ओके, सो हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज? ये चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी का, उसको कैसे डिस्क्राइब करें? तो एक्सेलरेशन से डिस्क्राइब करेंगे। शुड इट बी डिस्क्राइब्ड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस और विद टाइम? मतलब कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, वो तो हमने देखा। ओके, जैसे कि तुम भरूच से सूरत जा रहे हो तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्टार्टिंग तुमने किया 0 मीटर पर सेकेंड और 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अभी तो स्टार्ट कर रहे हो। फिर जैसे ही थोड़ा मतलब नीलकंठेश्वर तक पहुंचे तो तुम पहुंच गए 10 किलोमीटर पर आवर। फिर ब्रिज तक पहुंचे, रिवर क्रॉस कर दी, नर्मदा रिवर, तो तुम पहुंच गए 20 किलोमीटर पर आवर। टोल टैक्स तक पहुंचे तो 30 किलोमीटर पर आवर। अब टोल टैक्स पे रुकना पड़ेगा, तो वापस 30 से तुम आ गए वापस कितने पे? 10 पे आ गए, लाइक दैट, ऐसा कुछ। ओके, मतलब क्या है कि तुम बढ़ तो रहे थे कंटिन्यूअसली, फिर वापस कम भी हो रहे हो। लेकिन चलो, कम होने वाला सिचुएशन अभी हम नहीं देख रहे, हम कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 10, फिर 20, फिर 30। लेकिन ये किसकी रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं कि इतना डिस्टेंस कवर किया, जैसे कि नीलकंठेश्वर टेम्पल पहुंचे तब तुम्हारी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। फिर वहां से नर्मदा रिवर क्रॉस किया तब स्पीड हो गई। मतलब मैं डिस्टेंस के रिलेटिव में बोल रहा हूं कि भाई इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद तुम्हारी स्पीड ये थी। फिर वापस इतना नीलकंठेश्वर से आगे गए तब इतनी स्पीड थी। फिर टोल टैक्स तक चले गए तब इतनी स्पीड थी। फिर वो मुल्ला चौकड़ी पहुंच गए तब इतनी स्पीड थी, ऐसा मैंने बोला। तो मतलब मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तुम्हें स्पीड बता रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के। पहले 10 किलोमीटर के बाद इतनी स्पीड थी, बाकी के 10 किलोमीटर के बाद इतनी स्पीड थी, फिर बाकी के 10 किलोमीटर के बाद इतनी स्पीड थी। तो मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैं तुम्हें स्पीड दे रहा हूं। और एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है? टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड हो सकती है। जैसे कि यहां से तुमने स्टार्ट किया 12 बजे, तो तुम 12:10 पे जहां पर भी हो वहां पर, लेकिन 12:10 पे तुम्हारी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। 12:20 पे तुम्हारी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। 12:30 पर तुम्हारी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मैं तुम्हें
टाइम के रिलेटेड बता रहा हूँ कि इतने टाइम मिनट्स के बाद तुम्हारी 10 किलोमीटर पर आवर हुई, 20 मिनट्स के बाद तुम्हारी 20 किलोमीटर पर आवर हुई, 30 मिनट्स के बाद तुम्हारी 30 किलोमीटर पर आवर हुई। तो मैं टाइम के रिलेटेड भी तुम्हें स्पीड बता सकता हूँ या फिर डिस्टेंस के रिलेटेड भी स्पीड बता सकता हूँ, लेकिन कौन सा सही होगा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम स्पीड को ले या टाइम के रिस्पेक्ट में हम स्पीड को डिफाइन करें। तो ये कंफ्यूजन पहले से ही था और जो गैलीलियो है साइंटिस्ट, उसको भी ये कंफ्यूजन था। तो देखो, दिस वाज अ प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोस टाइम, गैलीलियो का जो टाइम पीरियड था तब भी ये कंफ्यूजन तो था ही। तो क्या हुआ, इट वाज फर्स्ट thought that this change could be described by the rate of change of velocity with the distance। पहले तो क्या सोचा था, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम स्पीड बताएं। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो तुम समझ तो रहे हो ना, ओके? क्योंकि सब लोग यहाँ पे रह रहे तो मैं यहाँ का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके? वीडियो के लिए पर्टिकुलर नहीं, वीडियो साथ साथ में हो रहा है, ओके? तुम लोगों की तो तुम तो कोरिलेट कर सकते हो कि अच्छा ये रहा नीलकंठेश्वर टेम्पल, ये रहा टोल टैक्स। कहने का मीनिंग क्या है कि यहां से तुमने स्टार्ट किया, अब पर्टिकुलरली सपोज 10 लो पर्टिकुलरली 10 किलोमीटर के बाद तुम्हारी यहां पर स्पीड कितनी हुई, ये है तुम्हारा v1, ये है तुम्हारा v2। बाकी फिर से 10 किलोमीटर के बाद तुम्हारी स्पीड कितनी हुई, तो ये है v3। फिर से 10 किलोमीटर के बाद तुम्हारी स्पीड कितनी हुई, तो ये हो गया तुम्हारा v4, लाइक दैट। तो ऐसे डिस्टेंस के रिलेटेड मैं तुम्हें स्पीड बता सकता हूं, या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यहां पर तुम्हारी स्पीड क्या थी, v1 एट टाइम t1, मतलब के से 0 मिनट। फिर अब मैं बोलूं कि 10 मिनट के बाद तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो तुम बोलोगे v2। फिर मैं फिर से बोलूंगा बाकी फिर से 10 मिनट, मतलब टोटल स्टार्टिंग से 20 मिनट के बाद तुम्हारी स्पीड क्या होगी, तो v3। स्टार्टिंग से 30 मिनट के बाद तुम्हारी स्पीड क्या होगी, तो तुम बोलोगे v4। तो मतलब दोनों हम कर सकते हैं। गैलीलियो ने भी ये सोचा कि दोनों के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी हम स्पीड बता सकते हैं या टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम स्पीड बता सकते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में बताएं, तो स्टार्टिंग में गैलीलियो ने क्या सोचा कि हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में स्पीड को डिफाइन करते हैं कि पहले 10 किलोमीटर के बाद इतनी स्पीड थी, फिर बाकी के 10 किलोमीटर के बाद इतनी स्पीड थी, फिर से 10 किलोमीटर के बाद इतनी स्पीड थी। डिस्टेंस के रिलेटेड हमने स्पीड को डिफाइन किया, किसने, गैलीलियो ने। अब देखो आगे देखते हैं क्या हुआ। बट थ्रू हिज स्टडीज ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स and the motion of objects on an inclined plane, Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is a constant of motion for all objects in a free fall। तो अब गैलीलियो के लिए भी कंफ्यूजन था कि करे तो क्या। देखो ये सब चीजें हम 9th में नहीं पढ़े थे, एक्सेलरेशन तो पढ़ा था, लेकिन ये आया कहाँ से, वो सब चीजें हम नहीं पढ़े थे, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो है तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ओके? तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और पर्टिकुलरली टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला भी वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड पढ़ रहे हैं हम कि ये आया कैसे। नहीं तो वही चीज है, सेम न्यूमेरिकल भी वैसे ही है, इक्वेशंस भी वैसे ही है, लेकिन जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं। सो गैलीलियो ने भी सोचा कि अभी किसके रिस्पेक्ट में, अभी यही चीज मैं तुम्हें 9th में बताऊं तो भाई क्या गैलीलियो क्यों सोचा ये वो, कुछ जरूरी नहीं था उतना, लेकिन अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी भी तुम अगर सपोज BSc फिजिक्स कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर फिजिक्स की फील्ड में तुम जा रहे हो डिटेल्ड में अपने ग्रेजुएशन में, तो इससे भी ज्यादा डिटेल में क्या, अच्छा गैलीलियो ने फ्री फॉल और वो स्लोप वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, अच्छा और क्या किया था गैलीलियो ने, वो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या एजम्पशंस लिए थे, वो एजम्पशंस किस बेस पे लिए थे, टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था, वो सब कुछ कंसिडर करें, वो और भी डिटेल में होगा, ओके? फिर PhD करो तो और भी डिटेल में होगा। मतलब चीज हम वही चीज पढ़ते जा रहे हैं, सोचो सुनो, मतलब समझो ध्यान से, हम एक ही चीज पढ़ते जा रहे हैं, जल्दी हम एक ही चीज पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन डिटेल्ड में पढ़ते जा रहे हैं, ओके? जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, तो वो हम टेबल बोलते थे। फिर हमने बोला नहीं, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको क्यूब भी बोल सकते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो, फिर हम याद रखते गए। तो वैसे ही होता है सब, कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी फील्ड, नॉट ओनली दिस स्टडी, एकेडमिक स्टडी, कोई भी फील्ड ले लो। जैसे कि तुम भाई स्विमिंग सीखने गए तो पहले तो तुम पानी में रहोगे और पानी में
तुम पैर कैसे हिला रहे हो उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर, पहले दिन से ही नहीं हाँ डाई मारो चलो पहुंच जाओ वहां पे, डूब जाओगे बीच में। ओके तो स्टार्टिंग से ही जो हम सीखते हैं उसको ही परफेक्ट करते जाते हैं, उसको ही डिटेल्ड करते जाते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट थे गैलीलियो के पास। ओके कौन कौन सा, एक तो फ्री फॉल वाला और दूसरा स्लोप वाला। स्लोप वाला एक्सपेरिमेंट मतलब कौन सा, कि ऐसा एक स्लोप है, यहाँ से बॉल फेंका तो बॉल ऐसे नीचे ही जाएगा ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटी, तो बॉल ऐसे नीचे जा रहा है। अभी पर्टिकुलर दिस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी, दिस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी, दिस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी। यहाँ पर भी हम दो चीजें कंसिडर कर सकते हैं, क्या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है वो, या फिर पर्टिकुलरली 5 मिनट के बाद 5 सेकंड के बाद कितना, 10 सेकंड के बाद कितना, 15 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी है वो, यहाँ पर भी वो चीज फाइंड कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट फ्री फॉल। ओके तो फ्री फॉल भी हम 9th में समझे थे। फ्री फॉल मतलब क्या, बस यहाँ से ऐसे छोड़ दिया। ओके तो छोड़ दिया तो ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फॉल होता है दैट इज द फ्री फॉल। किसी ने फोर्स नहीं लगाया, मतलब मैं यहाँ से ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ जा नीचे ऐसे, लेकिन मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तो ये फ्री फॉल है। तो ये दो टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, एक तो स्लोप वाला और दूसरा फ्री फॉल वाला। ये दो एक्सपेरिमेंट के ऊपर से गैलीलियो को समझ में आया कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है और टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कांस्टेंट है, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या है, वेरिएबल है। जैसे कि रफली एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें समझ में आए इसलिए। ओके जैसे कि क्या कि भाई हाँ जैसे कि ये है, स्टार्टिंग करें हम तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर फ्री फॉल करवा रहे हैं तो स्टार्टिंग में मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ओके और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी और से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होने लगा। इसका मैं स्टेबिलाइजर ले आऊंगा तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगा आगे से। हाँ सो कहने का मीनिंग क्या है कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी है कोई v1। ओके फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी आई v2। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर फ्री फॉल करवा रहा हूँ, फ्री फॉल, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा और यहाँ पर वेलोसिटी आई v3, तो और यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर वेलोसिटी आई से v4। तो ये वेलोसिटी मैं किसकी रिस्पेक्ट में गिन रहा हूँ, सपोज मान लो कि मैं गिन रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू से डिस्टेंस। तो पहले 10 मीटर के बाद इतना आया, फिर बाद में 10 मीटर के बाद v3 आया, फिर वापस 10 मीटर के बाद क्या आया, v4 आया। तो ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है। ओके और टाइम के रिस्पेक्ट में भी मैं बोल रहा हूँ क्या कि से पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर है तो वो v1 ही आ रहा है, ओके तो वो v1 आया और फिर यहाँ पर आया तो क्या हुआ, वो v2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, v3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, v4 हो गया। लेकिन अब मैं ये चेंज कैसे कर रहा हूँ, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई 10 मिनट के बाद कितनी वेलोसिटी हुई, वो है मेरी ये v2, ये है मेरा v1, ये है मेरा v3, ये है मेरा v4। बाकी 10 मिनट के बाद कितनी वेलोसिटी हुई, फिर से 10 मिनट के बाद कितनी वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ऐसा समझो कि हम बहुत प्लेन में से कोई पत्थर फेंक रहे हैं, प्लेन में से। ओके तो मैं दो तरीके से उसकी वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ। जब प्लेन में से एक पत्थर फेंकूं तो उसकी वेलोसिटी कैसे मेजर कर रहा हूँ, 10 मीटर के बाद कितनी वेलोसिटी है, फिर से 10 मीटर क्रॉस किया अब कितनी वेलोसिटी है, फिर से 10 मीटर क्रॉस किया अब कितनी वेलोसिटी है, उस तरीके से मेजर कर रहा हूँ। या फिर
10 सेकंड के बाद, मिनट लो सेकंड लो, टाइम कांस्टेंट है, मतलब कि 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड हो गई, अब अभी कितनी वेलोसिटी है, फिर से 10 सेकंड हो गए, अभी कितनी वेलोसिटी है, फिर से 10 सेकंड हो गए, अभी कितनी वेलोसिटी है, वैसे मैंने मेजर किया। ओके, तो गैलीलियो ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब पता चला कि जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाली जो वेलोसिटी थी, ये वाली, उसकी वैल्यू कांस्टेंट थी। मतलब वो वैल्यू जो हर बार बढ़ रही थी, जैसे कि तुम कुछ फेंकोगे तो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना, तो ये कांस्टेंटली बढ़ रही थी। मतलब v1 सपोज 10 मीटर पर सेकंड है तो v2 20 मीटर पर सेकंड होगा, ये 30 मीटर पर सेकंड होगा, ये 40 मीटर पर सेकंड होगा, लाइक दैट। लेकिन ये जो डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ रही थी वो कांस्टेंट नहीं थी। सपोज पहले v1 मिला, वो चलो मिल गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरा मिला तो दूसरा 20 नहीं मिला, 22 मीटर पर सेकंड मिला, फिर तीसरा मिला तो 30 नहीं मिला, 28 मीटर पर सेकंड मिला। मतलब ये देखो 10 to 22 तो कितने का डिफरेंस है, 12 का, फिर यहां से यहां सिर्फ 6 का डिफरेंस है। ओके, तो वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली। समझ में आया ये सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? ये सेंटेंस समझने के लिए ये पूरा बताया मैंने। हाँ बोलो सर, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो निकालेंगे वो तो दो का मैच करके निकालना पड़ेगा ना, मतलब इधर से इधर की स्पीड नहीं, इधर से नहीं, स्टार्टिंग से। दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग है। टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंट अलग कर रहे हो और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंट अलग कर रहे हो। समझ में आया कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर तुम वेलोसिटी निकालोगे कि सपोज पहले वही एक्सपेरिमेंट, सपोज प्लेन में से तुमने पत्थर फेंका तो 10 मीटर क्रॉस हो गया पत्थर, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, फिर से वहां से ही 10 मीटर क्रॉस किया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, वो सारी वेलोसिटीज मेजर की। तो वो सारी वेलोसिटीज के जो वैल्यूज आई, उन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया? लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखे कि प्लेन में से मैंने पत्थर फेंका तो 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी देखी, फिर वापस दूसरी 10 सेकंड के बाद, मतलब 20 सेकंड के बाद देखी, फिर 30 सेकंड के बाद देखी, तो हर बार जो वेलोसिटी का चेंज आया वो कांस्टेंट आया। समझ में आया? पक्का? श्योर? तो ये इसीलिए फिर कन्वेंशनली क्या स्टार्टिंग हो गया कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो चेंज किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? ओके, तो यही हम फिर आगे करते हैं क्या कि चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसी को हमने नाम दे दिया क्या, एक्सेलरेशन। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं। देखो कि गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम is a constant of motion for all objects in a free fall, but on the other hand the change in velocity with distance के रिस्पेक्ट में करे is not constant, it decreases with the increasing distance of fall। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे वो जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, this led to the concept of acceleration as the rate of change of velocity with the time। और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सेलरेशन को टर्म किया गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और से चेंज इन द वेलोसिटी पर टाइम, नॉट पर डिस्टेंस। समझ में आया? तो कोई 9th में भी 10th में भी कोई ऐसे समझाएगा नहीं, या इवन कभी 11th में भी कोई ऐसे वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन तुम नहीं समझोगे तो समझ में ही नहीं आएगा एक्सेलरेशन क्या है। जो 9th में समझा था वही हम समझ लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कैसे आया, ये आया कैसे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या पहले से ही यही था, कुछ और पॉसिबल नहीं है था, और कैसे हुआ वो मैंने तुम्हें समझाया। अंडरस्टूड? तो ये डिटेल्ड, मतलब अगर तुम वाइवा में बैठ रहे हो क्वेश्चन आंसर तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। पता है मुझे इंटरव्यू में एक बार, इंजीनियरिंग के बाद इंटरव्यू में मुझे पूछा था मेरी फर्स्ट जॉब में ही कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलो। मैं तो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के गया था, और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, लेकिन उससे भी पहले कहाँ आता है पता है, 8th और 9th स्टैंडर्ड में आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो पत्थर डालते हैं, ब्यूएनसी फोर्स ऊपर लगता है वो, ओके, उसके ही वेट जितना जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। तो मैंने तो रट्टा मारा था, धड़ 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 बोल दिया। बोले अच्छा ठीक है, ये किसने और कैसे फाइंड किया था? तो किसने मतलब वो तो नाम ही पता है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब आर्किमिडीज ने फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था सर? कैसे, वो तो बुक में है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, बुक में नहीं है? बुक में होगा, बुक में तो अब
एक्चुअल में इंजीनियरिंग की बुक में नहीं है कि आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल कैसे डिराइव किया, नहीं है इंजीनियरिंग की बुक में। लेकिन अगर तुम 8th और 9th की एनसीईआरटी पढ़ो ना, उसमें वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जो बॉक्स देते हैं ना, उसमें ये इंफॉर्मेशन है ओके कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। वो एक्चुअली नहा रहा था टब में, वो टब था बाथ टब, और उसमें नहाया और जैसे ही अंदर बैठा तो अंदर वाला पानी बाहर निकल गया और उसका स्ट्राइक, ओ मिरेकल मिरेकल, दौड़ता दौड़ता ऐसे ही नंगा नंगा दौड़ दिया सही में ओके, ऐसे ही गांव में दौड़ने लगा। यूरेका हाँ मतलब वो यूरेका का मीनिंग होता है मिरेकल ओके, यूरेका यूरेका ऐसे बोलने लगा रशियन लैंग्वेज में। तो यूरेका यूरेका ऐसे बोल के भागने लगा। वो सब बोल रहे हैं भाई ये पागल हो गया है क्या? पागल नहीं, सालों से जो वो सोच रहा था, जिसके बारे में ढूंढ रहा था, वो उसको मिल गया ओके। और वो स्टोरी उन्होंने मतलब मेरे इंटरव्यूअर ने, मेरे सर ने मुझे बताई कि ऐसा है। अगर इतना डिटेल में पढ़ो तब माने कि भाई तुमने स्टडी किया, अदरवाइज तो तुम बोले वैसे इधर उधर उधर बोल दिए, रट्टा मार लिए, मार्क्स भी लेके आ गए, परसेंटेज भी लेके आ गए, देखो अच्छे परसेंटेज है, दिख रहा है ये वो। हाँ ओके सर, सही बात है ओके। जॉब तो दी थी बाय गॉड ग्रेस जॉब तो दी थी, लेकिन ऐसे समझाकर जॉब दी थी ओके। हम सोच के जाते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा बोलेंगे, बड़ा बड़ा पूछेंगे, ये वो, कुछ नहीं, बहुत इजी, बहुत ही इजी, एकदम लॉजिकल पूछते हैं भाई बाबू। तो ये समझ में आ गया एक्सेलरेशन। चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसे तो बहुत टॉपिक निकलते जाएंगे। द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करेंगे? ए बार से, जैसे वी बार एवरेज वेलोसिटी, वैसे ए बार ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज ए बार इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर change in time or unit time okay, so delta v upon delta t is the acceleration जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, where v2 and v1 are the instantaneous velocity or simply velocity at time t2 and t1। तो v2 और v1 क्या है? instantaneous velocity है, not average velocity। उस टाइम पर मतलब t1 टाइम पर कितनी वेलोसिटी है? v1। t2 टाइम पर कितनी वेलोसिटी है? v2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है ओके। तो हम हर बार शायद इंस्टेंटेनियस बोले भी ना, हम डायरेक्टली वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन वो है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नॉट एवरेज वेलोसिटी। डन ओके। आगे ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हम प्लॉट निकालें, जैसे कल हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखा था, तो मैंने बताया था स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव यू वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब x और यहाँ पर t, x बोलो या फिर s भी बोलते हैं, पहले हम 9th में s बोलते थे, अभी x बोला हुआ है, तो x वर्सेस t और s वर्सेस t ओके। तो वो क्या देगा? उसका स्लोप वेलोसिटी देगा। और मैंने तब भी बता दिया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा ओके, बताया था। सो वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका अगर स्लोप फाइंड किए तो वो क्या देगा? हमें एक्सेलरेशन देगा ना। उसका यूनिट तो हमें पता ही है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ओके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कहाँ गए? ऑन अ प्लॉट changing velocity, on a plot velocity the average acceleration is the slope of straight line connecting the points correspond to t1 t2 and v1 v2। वो तो है ही ओके, जो मैंने तुम्हें बताया वो कि वो जो एक्सेलरेशन मिलेगा, कहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा? स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप कैसे निकालते हैं वो भी मैंने तुम्हें कल बताया था। अभी वापस डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें बताया ना कि एक पर्टिकुलर क्लास ले लूंगा, तो वो डिफरेंशिएशन बताऊंगा ना, तो फिर से स्लोप को डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके। हो सके तो आज, अदरवाइज कल। हाँ चलो। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन द सेम वे। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो डिफाइन कर लिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो इंस्टेंटेनियस भी कुछ नहीं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किया था। कैसे डिफाइन किया था कि भाई एक पॉइंट पर वेलोसिटी है, दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी है ओके, उस पे स्लोप अगर हमने निकाल लिया ओके, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ की हमने उस पे हमने स्लोप निकाल लिया तो वो हमें वेलोसिटी देती। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उस पे भी हमने अगर स्लोप निकाल लिया तो वो हमें एवरेज एक्सेलरेशन देगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? तो कल देखा था वैसे ही। कैसे? दो मेथड थी, ग्राफिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड, दोनों हमने देखी थी। ग्राफिकल मेथड पूरा लंबा चौड़ा जो समझा था हमने, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी किया था। तो ग्राफिकल मेथड में भी हमने क्या किया था? 2 पॉइंट लिए थे, फिर उसके पीछे
टाइम और आगे टाइम वैसे लिया था, और फिर हमने धीरे धीरे टाइम को क्या करते गए, कम करते गए थे। टाइम टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा, टेंड्स टू जीरो मतलब 0.05 सेकेंड और 0.001 सेकेंड, इतना छोटा टाइम हो जाए, तो इतने छोटे टाइम में जो चेंज होगा वो भी तो कम ही होगा। तो उसको हमने डिनोट किया था कैसे, dx/dt, मतलब इतने छोटे टाइम को हम डिनोट कैसे करेंगे, dt से। ओके, तो उतने छोटे टाइम में 0.001 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो भी बहुत ही कम होगा। तो वो कम डिस्प्लेसमेंट को भी हमने कैसे डिनोट किया था, dx से। ओके, तो v इज इक्वल टू dx/dt निकाला था। वैसे ही सेम डेल्टा a और से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v/डेल्टा t है। लेकिन हमें अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम डेल्टा v/डेल्टा t का क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, मतलब t क्या हो रहा है हमारा, एकदम छोटा हो रहा है। तो एकदम छोटा t कर दे, तो एकदम छोटे t में जैसे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था, वैसे ही एकदम छोटे से t को डिनोट करेंगे dt से। और छोटी सी वेलोसिटी चेंज, वहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था तो dx बोला था, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या बोलेंगे, dv। तो जैसे dx/dt इज इक्वल टू v था, वैसे ही dv/dt इज इक्वल टू क्या है, a। आया समझ में एक्सेलरेशन? तो वो है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt। द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द स्लोप एट द टेंजेंट टू द vt कर्व एट दैट इंस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर तुम स्लोप फाइंड करो, एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा भी होगा, ओके, उसमें तुम्हें जो पॉइंट पर चाहिए, जैसे कि तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ओके, ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और मुझे ये टाइम पीरियड पे, मतलब होगा कुछ यहाँ पे 0, 1, 2 और ये 3, ये है 4 घंटे है, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर्स, लाइक दैट। मुझे 3 घंटे के एग्जैक्ट 3 घंटे बाद कितना वेलोसिटी होगा वो चाहिए, ओके। तो एग्जैक्ट 3 घंटे बाद कितना वेलोसिटी होगा वो तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, यहां से ऐसे ऊपर जाओ, यहां से ऐसे जाओ, 3 घंटे बाद सर इतना वेलोसिटी होगा। ये कौन सा वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 वाला वेलोसिटी है। डन। अब मैं पूछूं, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए एट दैट टाइम, मतलब 3 घंटे खत्म हुए तब वेलोसिटी तो तुमने बता दिया, एक्सेलरेशन बताओ। तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है मेरा 3 घंटे वाला, उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसे हमने बताया था कि 2 पॉइंट, ये लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ से तो ये क्या हो गया, dy। क्यों, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में चेंज है, मतलब से y2, y1, और ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में चेंज है, तो इसे x2, x1। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो मिलेगा वही क्या होगा, मेरा स्लोप, और ये जो स्लोप होगा वही क्या होगा, मेरा एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ का, उस, क्योंकि हमने उस पॉइंट पर, ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसलिए ये इंस्टेंटेनियस है। अगर ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये स्लोप और ये स्लोप तो डिफरेंट आता, तो सभी जगह पे डिफरेंट आएगा ना। क्यों, क्योंकि हमारा तो कर्वेचर स्लोप है, ऐसे थोड़ी ऐसे सीधा स्लोप है, कर्वेचर है, ऐसे गया है ऐसे, तो हर जगह पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो हर जगह पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है, ओके, चलो। हाँ, so since velocity is a quantity having both magnitude and direction, a change in the velocity may involve either or both these factors. Acceleration therefore may result from change in the speed, okay, or change in the direction or change in both. मतलब कुछ भी हो सकता है, change in सिर्फ magnitude भी हो सकता है, या change in magnitude and direction दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी हो रहा है, सिर्फ चेंज इन मैग्नीट्यूड होगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आएगा, और सिर्फ चेंज इन दी डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड सेम हो रहा हो, सेम रह रहा हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जा रही हो, फिर भी एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब क्या, वो स्पीड नहीं है, वो वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी डायरेक्शन का ही तो डिफरेंस है,
तो मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वो स्पीड नहीं है, वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन चेंज होगा ही। डन। ओके, तो दोनों में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी तुम्हें एक्सेलरेशन मिले तो मिलेगा ही ना, v2 माइनस v1 चेंज हुआ तो मिलेगा। लेकिन समझो कि v2 और v1 सेम है, तो फिर कैसे मिलेगा सर? v2 और v1 सेम है, दोनों को सेम है, तो 10 माइनस करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, वो हम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया, मतलब कल ही बताया था, हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन में क्या है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम है वेलोसिटी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जा रही है। डायरेक्शन अभी ये गोल ऐसे घूम रहा है ना, तो ये पॉइंट पे यहाँ है, ये पॉइंट पे यहाँ है, ये पॉइंट पे यहाँ है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब स्पीड जो है वो जो हम वैल्यू ले रहे हैं मैग्नीट्यूड वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का, तब डिस्कस करेंगे। इसको क्या हुआ? यहाँ तो लाइट ही नहीं है, पावर गया लग रहा है, क्योंकि ये एसी लाइट पे चलता है, लाइट नहीं है। हाँ, उस साइड भी बंद हो गया है लाइट। कहाँ? ओके, लाओ तो बुक लाओ। ओके, पावर है। हाँ, तो बुक में देखो कि मतलब सुनो, तुम सुनो और बाकी लोग देखो कि कहाँ पहुंचे हम एक्सेलरेशन में। सिंस वेलोसिटी, यस, तो दोनों में चेंज हो जाएगा। यस, ओके। नाउ एक्सेलरेशन देयरफॉर रिजल्ट, हाँ ये आ गया, लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो वेलोसिटी के जैसे ही एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो तो हो सकता है। ओके, सो पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर मोशन विथ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशंस आर शोन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कौन सा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, मतलब तुम बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्स वर्सेस टी, जो कल देखे था वैसा ही। वैसे 3 ग्राफ्स गिवन है, ओके, ए, बी और सी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर फिगर है, देखो ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है और ये तीसरा ग्राफ है। तो यहाँ से तुम चेक कर सकते हो कि ये जो तुम्हारा पोजीशन है और टाइम है, तो मैंने क्या बोला कि पोजीशन टाइम ग्राफ हो वो उसमें स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। ओके, बट वो स्लोप हम कब फाइंड करेंगे, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब। यहाँ पर भी कर्व है तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें समझाने के लिए 3 ग्राफ दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन समझाने के लिए 3 ग्राफ गिवन है। जैसे कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ से ऐसे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ से यहाँ पे ये एक पॉइंट है, पहला पॉइंट, ऐसे ये पॉइंट ए पहला पॉइंट, तो उस पर टाइम इतना है और डिस्प्लेसमेंट इतना है। फिर पॉइंट 2, टाइम इतना, डिस्प्लेसमेंट इतना। तो क्या हो रहा है, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम हुआ है स्टार्टिंग में। ओके, तुम बुक नहीं लाए क्यों? अच्छा, सो अब जैसे जैसे टाइम और इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट देखो और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये ग्राफ को क्या बोला गया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया? ओके, फिर दूसरा देखो, तो दूसरा देखो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम के साथ साथ एक्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। हाँ सही बात है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, लेकिन सिर्फ ये मिड पॉइंट तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और फिर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
और थर्ड केस है उसमें क्या है, देखो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मतलब स्ट्रेट लाइन मिल रही है मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। डन। ओके, तो ये 3 ग्राफ है। अगेन ग्राफ के बेस पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। यही 3 ग्राफ पूछ लिए, 3 में से ये पहला वाला बोल दिया, बोला कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और से a इज इक्वल्स टू 0 है, और नन ऑफ द अबव। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। ओके, और ऐसा ग्राफ हो, देखो अगेन ये ग्राफ जो है बीच वाला, तो मैंने जैसे बताया कि बीच मिडल पॉइंट तक तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है, और उस मिडल पॉइंट के बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है। अभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे जेडब्ल्यू में, तो कंसेप्ट के हिसाब से तो यहाँ पर दोनों होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। तो ऑप्शन में एक आंसर होगा पॉजिटिव नेगेटिव बोथ 0। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, कंसेप्ट पे जाएंगे या इस पे जाएंगे, हम बुक के हिसाब से लिखेंगे। ओके, तो बुक में यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव है तो उन्होंने क्या बोला है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम भी बोथ मत नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। फिर इसी को ट्रिकी क्वेश्चन बोल देते हैं, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि कंसेप्ट जो स्टूडेंट ने बोथ लिखा उसका भी सही है, आधे तक तो पॉजिटिव हुआ फिर वापस नेगेटिव हुआ, तो उस हिसाब से तो सही है, लेकिन बुक में ऐसा गिवन है, तो वो जो इवेल्युएटर होता है ना, उनके पास जो आंसर शीट होती है ना, वो आंसर शीट किस में से बनाते हैं, बुक में से। ओके, तो बुक वाले ही एग्जाम्पल हमें फॉलो करने हैं। ओके, तो ये 3 हमें दिखाए गए हैं। एक्सेलरेशन देयरफॉर मे रिजल्ट चेंज इन द स्पीड, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव टाइम ग्राफ्स फॉर मोशन विथ पॉजिटिव नेगेटिव और 0 ए बी सी में दिखाए गए हैं। ओके, और पर्टिकुलरली कहाँ गया, यहाँ पर नंबर शायद गलत लिखा हुआ है, 2.4 ABC लिखा हुआ है, तो 2.4 ABC, तो 2.4 कहाँ पे, 2.4 तो ये रहा, 2.4 तो ये रहा। ओके, तुम्हारे सब में 2.4 ही लिखा हुआ है, फिगर 2.4 ऐसा लिखा हुआ है, तो 2.4 नहीं, 2.4 फिगर तो ये रही, हम तो ये फिगर की बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज रॉन्ग। अच्छा चलो, नोट दैट ग्राफ कर्व्स अपवर्ड्स फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड इट इज स्ट्रेट लाइन फॉर 0 एक्सेलरेशन। तो अगर तुम्हारा कर्व एंड जब हो रहा है, जहां एंड हो रहा है, तो वो पॉजिटिव साइड में ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए एंड हो जाए तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ जाते हुए एंड हो जाए तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और स्ट्रेट लाइन जैसे मिले तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब कि 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि 0 एक्सेलरेशन। Although acceleration can vary with the time, our study in this chapter will be restricted in motion with constant acceleration। मतलब जैसे हमने बोला इसके पहले सेंटेंस में कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो जैसे हमने 9th में भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, नेगेटिव ब्रेक लगा दी तो फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो गई और फिर गाड़ी रुक गई, साइकिल रुक गई, तो उसको बोलते थे रिटार्डेशन। ओके, धीरे धीरे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ नहीं, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते थे। लेकिन यहां पर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, ये चैप्टर में हम किसकी बात करने वाले हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं। अंडरस्टूड। ओके, चलो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ऐसा बताया। इन दिस केस द एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द वैल्यू of time interval if the velocity of an object v naught at t is equals to 0, v at time t we have, बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, तो देखो a is equals to क्या था, v2 minus v1 upon t2 minus t1। तो v2 जो है वो v है, और जो मतलब वो v है, और v1 जो है उसको लिखा है v naught, वो जो लिखो वो। ओके, तो उसको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा।
Down to class में टाटा। हाँ आगे देखते हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे मार्कर हो तो यहाँ से ही दिखा देता हूँ। हाँ तो देखो क्या बोल रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला था हमारा। अब यही फॉर्मूला लिखो या फिर हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि T2 माइनस T1 मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होगा तो उसको हम लिख देते हैं T, जो भी टाइम होगा वो, जो T2 माइनस T1 मतलब कुछ मिलेगा 10 मिनट्स माइनस 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स मिला, वो 5 मिनट्स को हमने बोल दिया T। ओके तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, ये T ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा A इंटू टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ गया V2 माइनस V1। ये V1 इस साइड चला गया, ओके तो V1 इस साइड चला गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। से V1 प्लस AT इज इक्वल टू क्या हो गया V2। V2 माइनस V1 नहीं कर सकते क्या 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 V2 माइनस V1 तो था ही ना, ये रहा हाँ। V2 माइनस V1 तो है ही, और V1 इस साइड चला गया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये तो था ही, तो V1 प्लस AT इज इक्वल्स टू V2। अब बस ये हमारा पहला इक्वेशन है, जो हमें 3 इक्वेशन डिराइव करना है उसमें से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें जनरली हमने ये पढ़ा है 9th में, लेकिन हम 9th में V1 को क्या बोलते थे, U, ओके V1 को U बोलते थे और V2 को V बोलते थे। हम V1 को U बोलते थे और V2 को क्या बोलते थे, V बोलते थे। तो उसकी जगह ऐसे लिख दे तो ऐसा हो जाएगा, देखो V1 की जगह U प्लस AT, तो हम ऐसा बोलते थे V इज इक्वल टू U प्लस AT। याद आया 9th का, तो ये V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो 9th में हमने पढ़े वही सेम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ भी पढ़ने हैं। ओके तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, v is equals to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a acceleration and t time. Done? Okay. हाँ चलो, so आगे देखते हैं। Let us see how velocity time graph looks like for some simple cases. तो simple cases में velocity time graph कैसे दिखता है। फिगर 2.3, अभी नंबर तो पता नहीं यहाँ, अच्छा यहाँ सही नंबर लिखा है। शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर द फॉलोइंग केस। तो ये जो चारों केस तुम्हें दिखाए गए हैं वो चारों केस कौन से हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस है। ओके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस है ये चारों। तो पहला केस देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके और एक्सेलरेशन भी कौन सा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब कंटिन्यूअसली सेम ही रह रहा है, तभी तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कर्व नहीं मिलेगा। फिर दूसरा केस, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो जब भी एक्स डायरेक्शन में जाए ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगी। सो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखो आगे तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ा तो टाइम बढ़ा उसके साथ वेलोसिटी बढ़ रही थी, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ा, इसलिए उसको बोला पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, दूसरे में कम हो रही है। वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है ओके टाइम बढ़ रहा है और कम हो रहा है। हाँ तो क्या है देखो
पहले केस में क्या था कि ये टाइम ऐसे बढ़ रहा है और यहाँ पर वेलोसिटी है, तो जैसे जैसे यहाँ से ऐसे जा रहा है, मतलब कि अगर मैं t इज इक्वल्स टू पर्टिकुलरली ये 1 है, तो t इज इक्वल्स टू 1 पे देखूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी, t यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी। मतलब कंटिन्यूअसली जैसे जैसे t बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी कौन सा है, पॉजिटिव। ओके, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया। फिर दूसरा ग्राफ जो हमें गिवन है, वो दूसरे ग्राफ में भी देखो ये t है और ये a है। तो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, ओके सॉरी a नहीं है v है, ओके, तो जैसे जैसे हमारा टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे हमारी स्पीड क्या हो रही है और वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ये t इज इक्वल्स टू 0 पे इतनी ज़्यादा स्पीड थी, फिर t इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखे तो इतनी स्पीड थी, फिर यहाँ पर t पे देखे तो इतनी स्पीड थी। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया? ओके, तो थर्ड केस देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो ऑब्जेक्ट दोनों केस में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा था। पहले भी हमें ग्राफ ऐसे मिला, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरे में भी पॉजिटिव एक्स में ही जा रहा है, आगे तो कहाँ बढ़ रहा है, पॉजिटिव एक्स में ही बढ़ रहा है। लेकिन थर्ड केस में देखो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखो वो तो अगर ये हमारा टाइम t है और ये वेलोसिटी है, तो देखो अब नेगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब कि यहाँ से मैं ऐसे आगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम ऐसे बढ़ेगा तो ऐसे वेलोसिटी, देखो इसके पहले भी वेलोसिटी क्या थी, इसके पहले भी वेलोसिटी ऐसे करके कम हो रही थी, लेकिन ये एक्सेलरेशन को हमने क्या नाम दिया था, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है। क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन बोला, क्योंकि ये y जो है, ये y x तो पॉजिटिव ही है और ये जो y है वो भी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर x तो पॉजिटिव है लेकिन ये जो y है वो कौन सा है, नेगेटिव। इसीलिए बोला कि मूविंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, ये मूविंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही, यहाँ पर भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव y में पूरा ग्राफ है और ये पूरा ग्राफ कहाँ पर है, नेगेटिव y में है। x तो है ही, टाइम तो बढ़ेगा तो x तो बढ़ेगा ही ना भाई। टाइम को कैसे कम करेंगे, टाइम को कम करना मतलब पहले कुछ टाइम है फिर तुम बाद में आ रहे हो। जैसे कि फोर्थ केस देखो, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम t1 तक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना मतलब क्या, पॉजिटिव y, ओके, एंड टर्न्स बैक विद द सेम नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन सेम ही है लेकिन वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन में चला गया। ओके, तो देखो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जा रहा है और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t। मतलब टिल टाइम t यहाँ कर देखे अगर आई टिल टाइम t देखे अगर हम यहाँ तक, तो वो यहाँ तक आया। जैसे इसके ऊपर वाला ग्राफ कहाँ गया, हाँ ये ऊपर वाला ग्राफ था, वैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो टाइम t तक। लेकिन उसके बाद t1 के बाद कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आए चारों ग्राफ? पक्का? टाइम तो बढ़ने ही वाला है, टाइम तो बढ़ने ही वाला है। अंडरस्टूड? ओके, तो अब वापस हम बोर्ड पे भी समझ लेते हैं। सर इसको कांस्टेंट नहीं गिनेंगे? किसको कांस्टेंट ही गिनेंगे? एक्सेलरेशन को तो कांस्टेंट ही गिनेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमें कर्वेचर नहीं मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है, तो कांस्टेंट ही गिनेंगे।
ओके, तो ये सारे ग्राफ देखते हैं हम फिर से। चारों ग्राफ, ये पहला ग्राफ हमने देखा था क्या, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है। कैसे कि ये जो कर्व है वो ऐसे लास्ट में जब एंडिंग हो रहा है, मिडल से आगे बढ़ रहा है, तब क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, ओके, बट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ओके। अरे यार, चलो, तो a इज इक्वल्स टू जीरो, समझ में आ गया पक्का। अभी यही ग्राफ देखो, a इज इक्वल्स टू जीरो है, रट्टा मार के मत जाना, समझना, यही ग्राफ है, ऐसा ही लिखा हुआ है, ओके। x की जगह सिर्फ v कर दिया है, तो a इज इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। x की जगह, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन देता है, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे सीधी लाइन मिलेगी तो वो तो एक्सेलरेशन तुम्हें मिलेगा, ओके, वो जीरो नहीं है। चलो, आगे देखते हैं। ये 3 ग्राफ देखे थे, फिर हमने ये ग्राफ देखे, तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो कौन से थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थे, ये कौन से है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमें दिख रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। पहले ये समझ लो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, अरे कमी हो रही है, मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव, 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 डन। अब मूविंग इन बोल रहे हैं, तो मूविंग इन मतलब क्या, टाइम तो हमेशा आगे ही बढ़ रहा है, टाइम तो हमेशा आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव वाई में है तो हम बोलेंगे मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पर मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पर मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो माइनस वाई आ गया, तो मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। और यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव वाई है, सो मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन नेगेटिव टिल टाइम t1, और t1 के बाद मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। आया समझ में, पक्का आया है, फिर से बताओ सबको, फिर पक्का समझ में आ गया, ओके। चलो, तो ये 4 ग्राफ हमने देखे। नाउ आज कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएशन हो रहा है। चलो, आगे देखते हैं। An interesting feature of a velocity time graph, ये चल ही रहा है या बंद किया था, चल रहा है, अच्छा। An interesting feature of velocity time graph for a moving object is that area under the curve represents the displacement over a given time interval। ये भी मैंने बताया था क्या, देखो फिर से बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, डन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं,
उसके अंडर का एरिया, अंडर एरिया मतलब उसके नीचे का एरिया, लाइन के नीचे का एरिया, वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। A general proof of this statement requires use of calculus. We can, however, see that it is true for the simple case of an object moving with a constant velocity u. Its velocity time graph is shown in figure 2.4. तो आगे हमें given है, देखो ये velocity time graph है, हमें पता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्यों कांस्टेंट है? देखो ये t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? u। t इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे 5 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी कितनी है? उतनी ही है जितनी यहाँ थी। t इज इक्वल टू t टाइम पर भी उतनी वेलोसिटी है जितनी पहले थी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है यहाँ पर। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब अंडर द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया ये रहा, समझ में आ रहा है? ये नीचे ये लाइन है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया यही है ना, तो ये एरिया जो होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया कैसे गिनेंगे? देखो यहाँ पर ये क्या है? टाइम। तो पहले अभी कितना है? t, पहले कितना था? 0, तो ये हो गया t। 0 to t मतलब कितना हो गया? t। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ निकाली, वो कितनी है? t। ब्रेड्थ निकालेंगे तो ब्रेड्थ कितनी है? u। ओके, तो ये 0 to u मतलब ये u और ये t, तो u इंटू टी कर देंगे, तो वो क्या मिल जाएगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो वही होता है ना, देखो u इंटू टी डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। कैसे? जैसे कि तुम लिखते हो ना, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू से डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसे ही लिखते थे। v को कैसे डिनोट करते थे? डेल्टा x बाई डेल्टा t से। तो फिर हमें क्या बोला कि ये जो एरिया है वो एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हमारा एरिया क्या हुआ? ये है हमारा क्या? u, ये है हमारा क्या? t। एरिया रेक्टेंगल का एरिया मतलब क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो u इंटू टी, मतलब हमारा आंसर क्या आया? u इंटू टी। तो यहाँ पर भी तो वही है, देखो v मतलब वेलोसिटी, यहाँ जिसको u बोला है, इंटू t, तो ये क्या दे रहा है? डेल्टा x मतलब डिस्प्लेसमेंट। हो गया प्रूफ, समझ में आया? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो गिवन है उसका एरिया तुम्हें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। फिर से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, उसके अंडर का एरिया तुम्हें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये तो सीधा वाला था, अब देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा? ये वाला ग्राफ है मेरा, तो इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का एरिया मतलब क्या? ये पहला पॉइंट वहां से नीचे चले जाओ, ये दूसरा पॉइंट वहां से नीचे चले जाओ, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब जाके मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसा हो, ऐसे, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से ऐसे नीचे उतर जाऊंगा, यहाँ तो नीचे है ही, ये जो एरिया फाइंड करूंगा, ये एरिया जो मिलेगा मुझे वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ? पक्का? पक्का? ओके, जो भी शेप बने वो शेप का है निकाल लो। यहाँ रेक्टेंगल बना तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे ट्राइंगल बना तो बाय हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, स्क्वायर बन रहा है तो दिस इंटू दिस, यहाँ पर देखो ये ऑड बन रहा है तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पे ट्राइंगल है, तो पहले स्क्वायर का फाइंड करो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो कुछ भी हो। ओके, इसका फाइंड करो, फिर इसका फाइंड करो, दोनों का सम कर दो। वही अभी हम आगे करने वाले हैं, लेकिन समझ में आ गया? ओके, तो वो एरिया अंडर द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, हाँ, अब वही चीज है जो हमने डिस्कस की, आगे बढ़ते हैं। नोट दैट x, t and vt and at graph shown in several figures in this chapter have sharp kins at some points, implying that the functions are not differentiable at this point. In any realistic situations, the functions will be differentiable at all points and the graphs will be smooth. तो क्या बोल रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पूरे चैप्टर में जितने भी ग्राफ है वो सारे ग्राफ कैसे गिवन है कि सपोज ये मेरा, चलो जाए जल्दी जल्दी जल्दी, सपोज मेरा ये ग्राफ है, सपोज ये मेरा ग्राफ है, तो जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये वेलोसिटी बढ़ी, फिर कांस्टेंट हुई, फिर कम हुई, फिर आगे गई, कांस्टेंट रही, फिर वापस बढ़ी, ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके,
तो जितने भी फिगर्स है, ग्राफ्स है ये चैप्टर में, उसमें ऐसे कीन मतलब कि शार्प, ओके, यहां से ऐसे गए और यही पॉइंट पे कांस्टेंट ही रह गए। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, जैसे कि ये होगी कोई भी 50 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट चल रही है, तो ये चल रही। अब ये पॉइंट पर 50 भी है और वही पॉइंट पर कुछ और भी है, 10 भी है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम जा रहे हो और अचानक से ही तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाए, सपोज 0 हो जाए या 10 हो जाए। ऐसा तो ब्रेक, कोई भी ब्रेक तुम ऐसे, भले ही तुम डिस्क ब्रेक मारो, तुरंत तो ऐसा होगा नहीं। और अगर तुरंत ऐसा कर भी दिया तुमने तो गाड़ी पीछे से खड़ी हो जाएगी, गोल 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 गोल, एक्सीडेंट। ओके, क्यों? अगर हम फास्ट जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ओके, लेकिन फास्ट जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं तो भी तुरंत एट दैट टाइम नहीं रुकेगा। जैसे हम जा रहे हैं और ऐसे मारा तो हम जैसे रुक गए, वैसे ही वो तुरंत नहीं रुकेगी। थोड़ा टायर तो ऐसे फ्रिक्शन लगेगा ना, थोड़ा घिसेगा ना रोड के साथ टायर, समझ में आ रहा है? ओके, तो तुरंत वो चीज होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम ग्राफ में ऐसे ही दिखा रहे हैं, यहाँ जा रहा था, इतनी स्पीड चल रही थी, अचानक से स्पीड कम हो गई, फिर वापस कांस्टेंट हो गई, अचानक से स्पीड बढ़ गई। ऐसे ग्राफ एक्चुअल कंडीशन में शो नहीं करते। तो कैसे करते हैं? तो फिर हमें थोड़ा रियलिस्टिक, कैसे बढ़ रहा था, अब यहाँ से कांस्टेंट होने वाला है तो ये ऐसे करके जाएगा और फिर कांस्टेंट होगा। देखो ये जो चेंज था ना, वो ये चेंज है। तो देखो अचानक से ऐसे कांस्टेंट नहीं हो गया, ऐसे धीरे से ऐसे फिर कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? ओके, फिर यहां से वापस ऐसे धड़ाम करके ऐसे नीचे नहीं हुआ, वो कांस्टेंट चल रहा है, फिर ऐसे धीरे करके ऐसे नीचे आया और फिर ऐसे आगे बढ़ा। तो ये ऐसे स्मूथ कर्व होता है, ऐसे शार्प कीन कर्व्स, लाइंस नहीं होती इन रियल लाइफ सिचुएशंस। वो बता रहा है ये सेंटेंस, समझ में आया? ओके, हाँ, आगे what this means physically is that acceleration and velocity cannot change values abruptly at an instant। मतलब वही चीज बता रहे हैं क्या, कि या तो वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, लेकिन उसकी वैल्यू तुरंत एट दैट पॉइंट कभी भी इतनी फास्ट चेंज नहीं होगी। जैसे अभी मैंने बताया ना कि कांस्टेंट 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहे हो और अचानक से वो 0 हो गई, नहीं, अचानक से 0 नहीं होगी। वो 0 होने के लिए 1 सेकंड तो लगेगी, कि 50 की स्पीड पे तुम चल रहे हो और तुम्हें बोल देगा तुरंत 0 पे आ जाओ, तो तुरंत मतलब तुरंत वही टाइम पे थोड़ी होगा। ब्रेक लगाओगे तो टाइम तो लगेगा ना, भले ही पूरी 1 सेकंड भी नहीं लग रही, चलो तो 0.1/2 सेकंड तो लगेगी, आधी सेकंड तो लगेगी, आधी सेकंड उतना तो लगेगा ही। ओके, वही पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई बोल दे स्टैचू और तुम स्टैचू हो गए, वो तो होने नहीं वाला। ओके, रियल लाइफ सिचुएशन तो वही बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की जो कंडीशन है वो अचानक से ऐसे चेंज नहीं होगी, जिसको बोला है एब्रप्टली, मतलब अचानक से चेंज नहीं होगी। चेंजेस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। चेंजेस कैसे होंगे? कंटिन्यूअस होंगे, कर्वेचर के फॉर्म में होंगे। अंडरस्टूड? तो ये पूरा हमने एक्सेलरेशन को समझा, समझ में आया? सबसे पहले हमने थियरी में क्या क्या देखा, बीच बीच में वो बोर्ड पे गए, ये बोर्ड पे गए, ये चल नहीं रहा था, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पर हमने पूरी थियरी कंप्लीट की। क्या? एक्सेलरेशन की। स्टार्टिंग हमने किससे किया कि भाई वेलोसिटी तो हर बार चेंज होगी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो फिर एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन इज 0। डन। अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा कि वो वेलोसिटी का ये जो चेंज है वो किसकी रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करें। ओके, तो वेलोसिटी का चेंज 2 तरीके से डिफाइंड हो सकता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी डिफाइंड हो सकता है और टाइम के रिस्पेक्ट में भी डिफाइंड हो सकता है। गैलीलियो के टाइम पर भी यही क्वेश्चन था, पहले तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइंड किया था, लेकिन गैलीलियो के स्लोप वाला एक्सपेरिमेंट और फ्री फॉल वाले एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ऑफ वेलोसिटी डिफाइन करते हैं तो वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट मिलता है, और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज डिफाइन करते हैं तो वो कांस्टेंट नहीं मिलता, वो डिस्टेंस के साथ साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ओके, तो इसीलिए हमने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे।
तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, तो वही एक्सेलरेशन है क्या, चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन के डिफरेंट कंसेप्ट हमने पढ़े कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और से जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन के लिए भी मैंने तुम्हें बताया, वो ग्राफ कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, दैट डज नॉट मीन एक्सेलरेशन जीरो, उसका मीनिंग तो है एक्सेलरेशन मिल रहा है तुम्हें, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब क्या कि वो वेलोसिटी जो हो रही, डिस्टेंस बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सीधी लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें सीधी लाइन है, तो उसका मीनिंग क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मिली तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। तो वो 3 ग्राफ देखे हमने, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने 4 ग्राफ देखे। वो 4 ग्राफ में क्या देखा, सबसे पहले मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सीधा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। फिर सेकेंड ग्राफ देखा हमने, मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन लाइन ऐसे नीचे, पहले ऊपर जा रही थी, अभी लाइन नीचे जा रही है। थर्ड केस हमने देखा, मूविंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे नीचे। और फोर्थ वाला कि मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 with negative acceleration and after time t1 moving in negative direction with negative acceleration. Then वो 4 ग्राफ अलग अलग देखे हमने, और फिर हमने ये समझा कि ये जो चेंज होते हैं वो ऐसे एब्रप्ट चेंज नहीं होते, वो स्मूथ ही होते हैं। लेकिन हम जो चैप्टर में दिखाएंगे वो हमारे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ कभी भी ऐसे शार्प टर्न लेंगे समझ में आया। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी हमने समझा कि जो डेल्टा v बाई डेल्टा t, मतलब कि v2 बाई v1, डेल्टा v बाई डेल्टा t हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया, ओके। तो हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन था, और उसके बेस पे हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया, a इज इक्वल्स टू से v2 माइनस v1 अपॉन से t, और t यहाँ चला गया तो at इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, देयरफॉर v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस at। और अगर मैं v2 को v लिख दूँ और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी को v लिख दूँ, इनिशियल वेलोसिटी को u लिख दूँ, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल्स टू u प्लस at। और हमने देखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अगर हम टाइम को कम करते जा रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसको हम लिख सकते हैं छोटा सा वेलोसिटी चेंज dv डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम चेंज bt, दैट इज 8, ओके। तो ये हमारा a है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये जो हमारा a है वो है एवरेज एक्सेलरेशन, ओके। ये पूरा एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा, डन, अच्छे से समझ में आ गया, पक्का, ओके।